कला और साहित्य, दो चीजें करते हैं। स्थापत्य हम पढ़ चुके, पहले पढ़ते हैं मुगल साहित्य। मुगल साहित्य देखो, शुरुआत करते हैं हम 1 नंबर पे बाबर से। बाबर ने एक तो लिखी अपनी आत्मकथा तुर्की में, तुर्की भाषा में है ना, जिसका नाम है बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। और इसका बाद में अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के समय में अनुवाद करेगा, तो इसका नाम हो जाएगा बाबरनामा। तो अब्दुल रहीम खान खाना इसका अनुवाद करेगा फारसी में। इसका नाम हो जाएगा बाबरनामा। देखो कौन अनुवाद कर रहा है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन भारत का अगर आप इतिहास पढ़ते हो मध्यकालीन का, भारतीयों पे ये एक आरोप लगता है कि उनमें इतिहास दृष्टि का अभाव था। इतिहास दृष्टि का अभाव कैसे, कि वो वास्तविक इतिहास की घटनाएं कम लिखते हैं। आप पुराने सारे भारत के ग्रंथ उठा के वो डेट नहीं लिखते, ठीक है। इसने बाबर ने इसकी महत्ता किस बात में, अगर मेंस में 2 नंबर में आता है, तो जब तक ये नहीं लिखोगे कि इसने भारत की भौगोलिक दशाओं का, भारत की जलवायु का, भारत की वनस्पति के बारे में और भारत के रहन सहन, खान पान और रीति रिवाजों का वर्णन किया है, तब तक नंबर नहीं आएंगे। समझ गए। तो हर चीज का जो मूल एसेंस होता है ना, वो लिखना, जो मुख्य मुद्दे की बात है वो लिखनी जरूरी होती है ना। कब किसने अनुवाद किया, कितने पेज है, ये है वो, ठीक है। ये जो जैसे राणा सांगा ने और आलम खां लोधी ने, दौलत खान लोधी ने आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था बाबर को इब्राहिम लोधी पर, उसका वर्णन भी इसी में, ठीक है। एक काम तो ये किया तुजुक-ए बाबरी, और दूसरा मुबैयान नाम से पद्य लिखे, है ना, तुर्की में पद्य लिखे। पद्य लिखे किसमें, उस बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, क्योंकि वो तुर्किस्तान का रहने वाला था, तुर्की में, है ना, तुर्की में पद्य लिखे। एक दीवान नाम से काव्य संग्रह है ना, दीवान नाम से क्या है, काव्य संग्रह। अब आओ फिर अपने आगे हुमायूं। हालांकि हुमायूं साहित्यिक अभिरुचि का व्यक्ति था, हुमायूं को समय नहीं मिला। हुमायूं के समय की जो पहली किताब है वो है तारीख रसीदी। तारीख रसीदी किसने लिखी है, उसका एक सैनिक कमांडर था मिर्जा हैदर दोगलत। इस तारीख रसीदी में है ना, भारत के साथ साथ मध्य एशिया का भी इतिहास है। फिर उसकी बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने कौन सी किताब लिखी, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा लिखी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, इसमें हुमायूं के जीवन का पूरा विवरण है। हुमायूं के जीवन का पूर्ण विवरण है इसमें। देखो अब बढ़ते हैं आगे, और कौन कौन थे। हुमायूं के टाइम में 2 व्यक्ति और थे। एक तो था जोहर आबताबची। इसने किताब लिखी तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात, ठीक है, जोहर आबताबची की। इसमें
हुमायूं के जीवन में जो जो उतार चढ़ाव आए, ऐसा कोई मुगल शासक नहीं जिसके जीवन में उतार चढ़ाव आए किसी के आए नहीं होंगे। कभी दर दर की भटक रहा था, कभी दिल्ली का शासक बन रहा था, कभी चौसा कन्नौज के बाद खाने के लिए ही कुछ नहीं था। तो इसमें जोर आफ्ताबची की तज़किरात उल वाक़ियात। अब अगली किताब है रिजकुल्ला मुस्ताकी। वाक़ियात ए मुस्ताकी। वाक़ियात ए मुस्ताकी। अब इतने में है ना इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हुआ? एक तो बाबर वाली तुजुके बाबरी, क्योंकि वास्तविक इतिहास का ये एकमात्र ग्रंथ है। ये दोनों हो गई, ये दो हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों, बस आपको जस्ट याद रहे, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़ो। देखो अब समय आता है अकबर का। अकबर का जो समय था वो साहित्य कला की दृष्टि से उन्नत काल था। साहित्य, स्थापत्य, संगीत, हर एक दृष्टि से उन्नत काल था। अकबर की जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है जिसको कहते हैं अकबरनामा या आईने अकबरी। देखो अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा स्वयं इसलिए नहीं पाएगा कि अकबर को लिखना पढ़ना नहीं आता था, ये लिखी अबुल फजल ने। इसके हैं टोटल 5 भाग, 3 भाग सॉरी, है ना, 3 भाग है। और 3 भाग में तीसरा भाग जो है उसको आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी, इसमें अकबर के जीवन का वर्णन है। फिर आगे इसके फिर से 5 भाग है ना। तो इसको लिखना कि अकबर के समय की सामाजिक आर्थिक, अकबर के समय की सामाजिक आर्थिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन मिलता है। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है बदायूनी की मुंतखाब उत तवारीख। मैंने पहले बताया था बदायूनी छुप के इतिहास लिख रहा था, तो उसमें अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना की गई, इसलिए वो किताब इंपॉर्टेंट है। दूसरी किताब है मुंतखाब उत तवारीख, ये है बदायूनी की। और बदायूनी ने इसमें अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना करी। अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना, अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना। और काफी सारे कवि थे, जैसे अबुल फजल जो है ना, अबुल फजल है वो ये कहता है कि इसके दरबार में लगभग 59 कवि थे। तो बदायूनी की हो गई, ये मुंतखाब उत्तवारी के इतिहास अपने को दोहराता है। सेम यही काम औरंगजेब के टाइम में होगा, वहां काफी खान लिख देगा मुंतखाब उत्तवारी, ठीक है। अब देखो 3 फारसी भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। फारसी भाषा के कवि कौन कौन थे? फारसी भाषा के अकबरकालीन कवि, अकबरकालीन कवि हो जाएंगे फैजी, कुतुबी, नजीरी और गजाली। ये फारसी भाषा के पद्यकार थे, है ना। फेजी, उतबी, नजीरी और गजाली, ये फारसी भाषा में पद्य लिखते थे।
अब देखो अकबर ने क्या काम किया, एक अनुवाद विभाग बनाया अलग से, है ना। अकबर ने क्या किया, एक अनुवाद विभाग स्थापित किया, अकबर का अनुवाद विभाग। कौन होंगे इसके मुखिया, अबुल फजल और उसका भाई फैजी। अबुल फजल व फैजी के नेतृत्व में अनुवाद विभाग। देखो मैं बार बार कहता हूं अकबर को राष्ट्रीय शासक कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस समय भारतीय भाषाओं की खूब सारी पुस्तकों का अनुवाद है वो फारसी भाषा में हुआ। जैसे महाभारत का अनुवाद हुआ, महाभारत का अनुवाद किस नाम से हुआ, रज्मनामा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरएएस प्रीलिम्स में पूछा था ना, पूछा हुआ है ना, रज्मनामा है ना। और खूब सारे अनुवाद हुए, और किस किस का अनुवाद हुआ, रामायण का हुआ, ठीक है। और गणित की पुस्तक लीलावती का हुआ, ठीक है। पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से हुआ, कलिला वादिमना, है ना। पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से हुआ, कलिला वादिमना। और इन अनुवाद से क्या फायदा होता है, दो दो संस्कृतियां नजदीक आती हैं। कालिया दमन का भी हुआ था, एक संस्कृत का नाटक है ना कालिया दमन, कालिया दमन का हुआ, कालिया दमन का अनुवाद हुआ। तो अकबर ने प्रॉपर तरीके से अनुवाद करवाया, ठीक है। कोई पूछे अनुवाद विभाग मुगलों के समय किसके समय स्थापित हुआ, अकबर, अबुल फजल और फैजी के नेतृत्व में। अब आते हैं जहांगीर में। जहांगीर ने एक तो अपनी आत्मकथा लिखी, स्वयं ने आत्मकथा क्या लिखी, तुजुक ए जहांगीर। तुजुक ए जहांगीर, ठीक है। शाहजहां के समय अब्दुल हमीद लाहौरी लिखेगा पादशाहनामा। अब्दुल हमीद लाहौरी लिखेगा पादशाहनामा। और औरंगजेब के समय खाफी खां लिखेगा, वैसे ही छुप के बदायूंयों की तरह, मुंतखाब उत तवारीख। जो लेस इंपॉर्टेंट थी वो मैंने अपने आप छोड़ दी है ना, इंपॉर्टेंट बताइए, याद करनी, बार बार देखोगे याद हो जाएगी।
देखो अब आओ चित्रकला पर। चित्रकला में क्या क्या हुआ? चित्रकला की शुरुआत कहां से होगी? बताओ भाई। प्रारंभ तो बाबर के समय से होगा। प्रारंभ बाबर से। और बाबर क्या करेगा? एक बिहजाद नाम का चित्रकार लेके आएगा। कहां से? फारस या पर्शिया से। फारस। मुगल क्या है? फारसी संस्कृति। वास्तव में तो तुर्क थे। संबंध अपना मंगोलों से जोड़ते थे, क्योंकि मंगोलों ने मध्यकालीन विश्व इतिहास में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। मतलब चंगेज खां और तैमूर का नाम इतना बड़ा था कि हर कोई उनसे संबंध जोड़ने की सोचता था। लेकिन इन्होंने जो संस्कृति अपनाई, जो साहित्य की शैली, स्थापत्य की शैली, वो प्रेरणा कहां से लेते थे? फारस से लेते थे। ठीक है। अब देखो, बेजाद फारस से। इसको पूर्व का राफेल कहते हैं। तुम्हारे आरएएस के सिलेबस में पुनर्जागरण में एक चित्रकार आएगा, राफेल। जब यूरोपीय पुनर्जागरण पढ़ोगे तो उसकी उपमा देते थे। बेजाद को कहते हैं पूर्व का राफेल। ठीक है। फिर आगे इनके बाद आएंगे, बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के समय में दो चित्रकार थे, अब्दुल समद अब्दुल समद और मीर सैयद अली। ये दोनों ही नामी चित्रकार होंगे, अकबर की सेवाएं भी करेंगे। ठीक है। बाबर और हुमायूं का जो काल है ना, वो हर एक दृष्टि से शुरुआत का काल है। हर चीज का चरम कहां पहुंचेगा? हर जगह अकबर से ठीक तरीके से, और अकबर के समय में समन्वय हुआ है हर एक चीज में, इसलिए उसको बार बार राष्ट्रीय शासक कह रहे हैं। अब आएंगे अकबर। देखो अकबर क्या करेगा? जैसे अनुवाद विभाग बनवाया था, वैसे ही क्या करेगा? चित्रशाला बनवा देगा। चित्रशाला जहां प्रॉपर तरीके से चित्रकार चित्रकारी का काम करते थे। चित्रशाला सेम वही रज्मनामा नाम से जो महाभारत के जो चित्र हैं उनको चित्रित करेंगे, उसको क्या कहेंगे? रज्मनामा। महाभारत। तो महाभारत के चित्र किसमें बने? रज्मनामा में। अकबर की रुचि थी भारतीय संस्कृति में रज्मनामा। देखो आपको औरंगजेब के अलावा किसी भी मुगल शासक में वो क्रूरता नहीं मिलेगी। जैसे ऐसा कहते हैं कि बाबर वसीयत लिख के गया था हुमायूं के नाम, और ये कह के गया था ये हिंदुओं का देश है, अगर तुमने कभी हिंदू प्रजा पर यहाँ अत्याचार किया तो तुम्हारा साम्राज्य स्थायी नहीं रह पाएगा। तो एक औरंगजेब के अलावा बाकी धर्मांधता किसी ने नहीं दिखाई। स्पेशली अकबर की तो बहुत रुचि थी। ठीक है। और अन्य चित्रकार कौन कौन थे अकबर के समय में? अन्य चित्रकार, एक तो हो गया दसवंत। ये बाद में पागल हो गया था। दसवंत बहुत अच्छा चित्रकार था। बसावन, लाल मुकुंद और महेश दास। ठीक है। दसवंत, बसावन, लाल मुकुंद और महेश दास। अब अकबर के बाद जो जहांगीर का काल है वो चित्रकला का स्वर्ण युग है, और शाहजहां का काल स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण युग। तो इनके बाद जो आएंगे वो आएंगे जहांगीर का काल। जहांगीर का जहांगीर का जो काल है वह चित्रकला का स्वर्ण युग। चित्रकला का
स्वर्णयुग। देखो जहांगीर है ना, अपनी आत्मकथा तुझू के जहांगीर में ये कहता है, लिख लो, तुझू के जहांगीर में क्या कहता है कि किसी एक व्यक्ति का चित्र, किसी एक व्यक्ति का चित्र खूब सारे चित्रकार बनाकर लाएं तो मैं शरीर के अलग अलग हिस्से देखकर बता दूंगा कौन से चित्रकार ने चित्रित किया है। ठीक है, इसे लिखो, किसी एक व्यक्ति का चित्र खूब सारे चित्रकार बना के लाएं तो मैं उस चित्र के अलग अलग भाग को देखकर बता दूंगा, उस चित्र के अलग अलग भाग को देखकर बता दूंगा कौन से चित्रकार ने चित्रित किया है। ठीक है, अकबर में एक और लिख लेना, अकबर के टाइम में है ना फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग कौन सी होती है? दीवार पे जो चित्र बनाते हैं, जिसके लिए शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। अकबर में लिख लेना फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हो, फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग। ठीक है, अब जहांगीर के समय में नई चीज क्या होगी? जहांगीर के समय में नई चीज ये होगी कि एक तो छवि चित्रण, या जिसको पोर्ट्रेट कहते हैं ना, व्यक्ति का चित्र, तो छवि चित्रण या पोर्ट्रेट मेकिंग कहते हैं इसको, पोर्ट्रेट व पशु पक्षियों का चित्रांकन प्रारंभ हुआ। पशु पक्षियों का चित्रांकन प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब पशु पक्षियों का चित्रण देखो, छवि चित्रण तो हो गया, व्यक्ति का चित्र हो गया। इस काम में महारत किसको हासिल थी? अबुल हसन को। चित्रकार था अबुल हसन। और ये अबुल हसन किसका बेटा था? आका रिजा का। और इस आका रिजा के नेतृत्व में जहांगीर ने क्या किया था? चित्रकला विभाग की स्थापना करी थी। किसके नेतृत्व में? आका रिजा के नेतृत्व में। और ये आका रिजा का बेटा जो अबुल हसन था, वो पोर्ट्रेट मेकिंग में एकदम एक्सपर्ट था। जैसे एक इसने मजनू का चित्र बनाया है रेगिस्तान में घूमते हुए, मजनू दुबला पतला हो गया, उसका घोड़ा दुबला पतला। मजनू के साथ तो यही होता है, रेगिस्तान में घूमेंगे। तुम्हारे यहीं आके रुका था ना बेचारा, कहीं कहाँ है मजार मजनू की? ठीक है, मैं वहां राम सिंहपुर एसएचओ था तो नाका लगाते थे कई बार। वैसे लड़का लड़की आते सूटो सूट, पूछते हाँ भाई इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो, इधर उधर बताओ भाई कहाँ जा रहे हो, फिर साहब वो लैला मजनू के मजार पे गए थे। चलो फिर देखो, पशु पक्षियों का चित्रांकन में इसमें कौन था? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर। देखो ये है ना, इसने जैसे एक दो तीन इसके फेमस चित्र है, इसका तो लिखना, रेगिस्तान में घूमते हुए मजनू और उसके क्रस का एक घोड़े का चित्र अबुल हसन का। तो उस्ताद मंसूर ने बनाया, एक चिनार के पेड़ पे खूब सारी गिलहरियां चढ़ रही है ना, तो चिनार के पेड़ पर, चिनार के पेड़ पर चढ़ती हुई असंख्य
गिलहरियों का चित्र। और बनाया इसने बंगाल के एक फूल का चित्र, है ना, बंगाल के एक विशिष्ट फूल का चित्र। बंगाल के एक विशिष्ट फूल का चित्र। बंगाल के एक विशिष्ट फूल का चित्र। देखो, अब ये करते करते अब आएगा शाहजहां का काल। शाहजहां की रुचि किसमें थी? शाहजहां की रुचि थी, इसका काल था स्थापत्य का, स्थापत्य का स्वर्ण काल। चित्रकला में कम रुचि ली, चित्रकला में कम रुचि थी। इसके समय में वो जो पुराने चित्रकार तो चले आ रहे थे, दो नए चित्रकार कौन आए? एक अनूप और दूसरा महिला चित्रकार थी चित्रा। ये कई बार पूछ लेते हैं। अनूप और चित्रा दो हिंदू चित्रकार थे। अब आएगा औरंगजेब। देखो, औरंगजेब का क्या था कि इस्लामिक शरीयत के हिसाब से आचरण करता था, इसीलिए जिंदा पीर और शाही दरवेश कहते थे। तो इसने क्या किया? पहला काम तो ये किया, चित्रकला विभाग की स्थापना तो करनी बंद। इसने सिकंदरा में जो अकबरा का मकबरा है उस पे चित्र बने हुए थे, उस पे चूना लगवाया। ठीक है। एक दिन लोग तबले की और वो तानपुरे की शव यात्रा निकाल रहे थे, रोते हुए दुखी होके। तो औरंगजेब ने कहा इनको इतना गहराई में दबाना कि आवाज ही नहीं आ जाए इनकी। तो उसके समय ललित कलाओं का एकदम अवनति हो गई औरंगजेब के समय में। हालांकि वो खुद बहुत अच्छी शहनाई नहीं बजाता था, खुद बहुत अच्छी वो तानपुरा बजाता था, वीणा बजा लेता था, लेकिन वो संगीत मूल इस्लाम में क्या? उसने कहा मुबे। किसी ने पूछा संगीत के बारे में क्या? मुबे। मुबे का मतलब ना अच्छा ना खराब, जिससे अपने को कोई लेना देना नहीं, है ना। औरंगजेब के समय में पतन हो गया, लिख लो, है ना। औरंगजेब ने मूल इस्लामिक शरीयत के अनुसार जीवन यापन किया। अतः उसके समय कलात्मक गतिविधियों का पतन हो गया। ठीक है। अब देखो, अब है ना संगीत का और लिख लो, थोड़ा सा है, बिल्कुल छोटा सा, यही लिख देते हैं। मुझे ये बताओ, अकबर के समय में संगीत का लिखो, संगीत। बाबर हुमायूं के समय में कोई वर्णन नहीं मिलता। अकबर के समय में संगीत का क्या आलाप था? एक तो मालवा का शासक था कौन? बाज बहादुर, जिसपे 1561 में आक्रमण किया था ना, आदम खान ने किया था, जो उसकी दाए माए मन गा। तो मालवा का जो शासक था ना, बाज बहादुर, बहुत अच्छा संगीतकार था। साथ में इसकी रानी भी रूपमती, बाज बहादुर। और कौन था? तानसेन। कहते हैं गाता था तो बरसात आ जाती थी, तानसेन। और प्रमुख संगीतकार कौन थे? एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है बेजू बावरा, देखी है क्या किसी ने? कभी आते जाते टीवी पे चैनल चेंज करते गलती सामने आई। बेजू बावरा भी दरबार से संबंधित है। जो बाज बहादुर और तानसेन तो दरबार से संबंधित हो गए। ठीक है। ये थोड़े समय बाज बहादुर रहा, बाद में इसने बाज बहादुर और रूपमती की वहीं ग्वालियर में, उज्जैन में है समाधि इन दोनों। ठीक है। तानसेन दरबार से संबंधित था, और लेकिन बेजू बावरा अच्छा संगीतक था, लेकिन दरबार से संबंधित नहीं था बेजू बावरा। ठीक है। और दो संगीतकार और थे जहांगीर शाहजहां के समय में, लाल खां और खुशहाल खां।
लाल खां और खुशहाल खां, ये जहांगीर और शाहजहां के समय में थे, ठीक है। लाल खां और खुशहाल खां। यहां आपका